हमारे साथ बहुत खास मेहमान हैं। दरअसल मध्य प्रदेश या पूरे देश में तकरीबन 2 महीने लंबी चली चुनाव प्रक्रिया अब तकरीबन खत्म हो गई है। चुनावी आचार संहिता हट गई है, नई सरकार का गठन हो गया है। मगर देश की 18वीं लोकसभा चुनाव के लिए जो पूरी चुनाव प्रक्रिया चली वो इतनी आसान नहीं थी। चुनाव प्रक्रिया कितनी कठिन होती है, जिसको बड़ा आसान करके चुनाव आयोग सामने लाता है, मतदान करवाता है। और हमारी जो डेमोक्रेसी है कई मायनों में अनोखी है कि इतने ज़्यादा हमारे यहाँ वोटर होते हैं जो कई देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा होते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है और कैसे उससे जनता तक आसान किया जाता है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन साहब। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कि आपने अपने व्यस्त समय में से विस्तार न्यूज़ को ये समय दिया है। तो सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपको कैसा फील हो रहा है, इतनी लंबी प्रक्रिया अब खत्म हुई, वो थकान, वो चुनौती, वो कैसे निकाल पा रहे हैं आप? नहीं, रिलैक्स तो है, चूँकि एक लंबी प्रक्रिया थी। पहले विधानसभा के चुनाव हुए, उसके ठीक बाद कुछ महीनों के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, और जैसे आपने बताया कि लंबी प्रोसेस और इतनी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन होता है, फिर हम लोग दावे आपत्ति मंगाते हैं, फिर फाइनल रोल का पब्लिकेशन होता है, फिर इलेक्शंस अनाउंस होते हैं, फिर नॉमिनेशंस, स्क्रूटनी, विड्रॉल, एक्चुअल पोल, फिर स्ट्रांग रूम, फिर काउंटिंग, और उस काउंटिंग के बाद फिर रिजल्ट्स का डिक्लेरेशन एंड फिर जो फॉर्मेलिटी रिपोर्ट्स जनरेशन वगैरह। तो रिपोर्ट्स जनरेशन वगैरह भी सारी हो गई और आयोग को भेज दी गई, और एक तरह से भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महामहिम राष्ट्रपति जी को उसकी प्रति भी कल सौंप दी गई। तो चुनाव कल आचार संहिता भी हट गई, तो चुनाव प्रोसेस जो शुरू हुआ था अब पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो सर, ये जो आपका जो दफ्तर होता है, चुनाव जब आचार संहिता लग जाती है, सबसे महत्वपूर्ण दफ्तर हो जाता है। इनफैक्ट यदि हम ये भी कहें कि मुख्य सचिव से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका दफ्तर हो जाता है, ज़्यादा पावर आ जाते हैं, ज़्यादा ताकत आ जाता है। तो मगर ये सब क्यों ऐसा? नहीं, मतलब हम इसको उस तरह से नहीं देखते कि ये बहुत पावरफुल दफ्तर हो जाता है, या आपने कहा मुख्य सचिव से, ऐसी कोई बात नहीं है। मुद्दा यह है कि एक बड़ी सैंक्टिटी के साथ भारत में चुनाव की परंपरा रही है, और इसीलिए ये बड़ा मजबूत लोकतंत्र दुनिया इसकी तरफ देखती है। सो हमारे जो संविधान में भी ऐसे प्रावधान हैं कि चुनाव के डिक्लेरेशन के साथ ही जो मशीनरी होती है जिसके माध्यम से हम लोग चुनाव कराते हैं, चूँकि चुनाव आयोग का या हमारा कोई अतिरिक्त अमला नहीं होता, कोई डेडिकेटेड काडर हमारा नहीं है, तो एक इतनी लंबी एक्सरसाइज जो पूरे हिंदुस्तान में होती है, पूरी कंट्री में होती है, और कंट्री के लेंथ एंड ब्रेथ पूरे में होती है। मतलब अगर आप देश को देखें तो लद्दाख से लेकर के कन्याकुमारी तक, और इस तरफ देखें तो आप गुजरात से शुरू करते हैं तो उस कोने तक, तो इतनी मतलब पहाड़ों में, जंगलों में, जहाँ एक आदमी जहाँ गिर के जंगल में एक मंदिर में डीप इनसाइड गिर अगर एक व्यक्ति है तो उसके लिए भी वहाँ भी पोलिंग बूथ बनता है और मतदान दल जाता है। पहाड़ों पे भी जाते हैं, पहाड़ों में नॉर्थ ईस्ट है, लद्दाख देख लें। तो ये सभी चीज़ें जो संभव हो पाती हैं वो डिस्ट्रिक्ट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके जो कर्मचारी, उनके जो लोग हैं, उनके सहयोग से और उन्हीं के माध्यम से होती है। तो चुनाव के दौरान ये पूरा जो प्रशासनिक अमला होता है ये चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है। एक तरह से उनकी सेवाएं डेपुटेशन पे मान ली जाती हैं और वो चुनाव आयोग के देखरेख में या सुपरविज़न में काम करते हैं। सभी लोग काफ़ी एक तरह से एक चुनौती होती है, एक चैलेंज होता है, और मैं ये कहूँ कि जब कोई चैलेंज के रूप में आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करते हैं। और ऐसी परंपरा भी रही है अपने यहाँ, और उदाहरण भी हैं कि हम लोगों ने सदैव इसी मशीनरी ने चुनाव के काम में 100% दिया, अगर मोर देन 100% दिया है, और सफलतापूर्वक चुनाव संपादित कराए हैं। और सर यही वजह है शायद कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने शुरुआती स्पीच में, जब वो जीतने के बाद पहली दफ़ा पार्टी दफ्तर आए, तब आप लोगों की तारीफ़ की, चुनाव आयोग के सारे कर्मचारियों की, इससे जुड़े हुए चुनाव निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े सारे कर्मचारियों की। इनफैक्ट चुनाव आयोग ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप सब लोग अनसंग हीरो हैं। नहीं, बात सही है। मतलब हम लोग यहाँ राज्य स्तर पर बैठते हैं, बट एक्चुअल जो कटिंग एज है, जहाँ काम होता है, जो पोलिंग स्टेशंस हैं, जैसे यदि मैं अपने राज्य की बात करूँ, मध्य प्रदेश की बात करूँ, तो करीब 65,000 से भी ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस हैं। इन 65,000 पोलिंग स्टेशंस पे और एक पोलिंग स्टेशंस पे लगभग 1,000-1,500 तक के वोटर्स होते होंगे। कुल 5,65,00,000 के आसपास वोटर्स हैं हमारे, उससे भी ज़्यादा हैं थोड़े से। इन सभी लोगों से संपर्क करना,
मतदाता सूची का प्रकाशन करना, इन एक एक व्यक्ति को वोटर पर्ची बांटना उसके गांव-गांव जा कर के, तो ये जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं हमारे, उसके बाद आप उनसे ऊपर उठते हैं तो सुपरवाइजर्स हैं, एआरओज़ हैं, आरओज़ हैं, डीईओज़ हैं, हम लोग तो उस कड़ी में काफ़ी बाद में आते हैं। तो इनकी मेहनत है और एक जो टीम वर्क के साथ जिलों में काम करते हैं, उसका परिणाम है कि हम लोग इस काम को समय सीमा में, और चाहे जो भी चुनौतियां रहें, चाहे वो मौसम की चुनौती हो, चाहे वो परिवेश की चुनौती हो, स्थान की चुनौती हो, सबको पार करते हैं। और ऐसा भी नहीं होता कि इस दौरान बाकी काम नहीं होते। जिले का कलेक्टर है अगर हो सकता है वहाँ सूखा भी पड़ सकता है, कहीं पे बाढ़ भी आ सकती है, कहीं पे अतिवृष्टि हो सकती है, कहीं पे भूकंप हो सकता है। तो सारी अपने सारे जो चीज़ें हैं उसको करते हुए और इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दे करके हम लोग चुनाव का काम संपन्न कराते हैं। तो सर, जो पहली प्रक्रिया होती है चुनाव प्रोसेस की, वो है मतदाता सूची का प्रकाशन। तो मतदाता सूची के प्रकाशन में कई बार ये शिकायतें आती कि नामों के रिपीटेशन होते हैं, फ़ोटो के रिपीटेशन होते हैं, कुछ जगह कुछ बोगस वोटर्स भी भरे जाते हैं। तो इस बार वो शिकायतें थोड़ी कम आई। तो आप लोग इस सबको रोकने के लिए, सबकी सेंसिटिव बनाए रखने के लिए इस बार क्या किया आपने? देखिए, सबसे जैसा मैं सही कहा, सबसे पहले हम लोग मतदाता सूची का प्रकाशन करते हैं, ड्राफ्ट रोल, और ये हर बूथ पे करते हैं। तो जो 65,000 बूथ हैं उन सभी पे करते हैं, और एक बूथ पे लगभग 1000 से लेकर के 1500 तक मतदाता हैं। तो ड्राफ्ट रोल का जो पब्लिकेशन होता है वो गांव में होता है, जिसमें उस गांव के सभी मतदाता की लिस्ट होती है, और जैसे ग्राम सभा में करते हैं हम उसको पढ़ के सुनाते हैं, जो हमारा बीएलओ है सुनाता है गांव के लोगों की उपस्थिति में, और वहाँ रखी रहती है। तो आप देख सकते हैं कि आपका नाम है कि नहीं है। यदि नाम नहीं है तो व्यक्ति आवेदन करता है। कई बार नए लोग हैं जो 18 साल के हैं, वो अपना आवेदन करते हैं, फिर नाम जोड़ा जाता है, फिर उसके बाद फाइनल पब्लिकेशन करते हैं कि हाँ इतने नाम जुड़े। किसी बीच में कुछ लोगों की मृत्यु भी होती है, कुछ लोग गांव छोड़ के चले भी जाते हैं, उनके नाम हटाए भी जाते हैं, तो ये कार्रवाई होती है। ड्राफ्ट रोल का पब्लिकेशन और फाइनल पब्लिकेशन, उसके बाद भी कॉन्टिन्यूसली नाम जुड़ते रहते हैं। जो आपने कहा कि कई बार एक ही नाम के कुछ लोग होते हैं, तो सबके नाम तो यूनिक नहीं हो सकते, तो नाम का रिपीटिशन होता है। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं कि वल्दियत भी एक ही है, पिता का नाम भी सेम है, गांव में बहुत सारे ऐसे नाम मिलते हैं। तो लगातार हम लोग इस पे प्रयास करते हैं बार बार कि अगर जहाँ भी सिमिलर नाम है उसमें ये सुनिश्चित किया जाए कि वो व्यक्ति अलग अलग हो। राम सिंह नाम के गांव में 3 लोग हो सकते हैं, लेकिन वो तीनों राम सिंह या तीनों गीता देवी अलग अलग हैं, हम लोग सुनिश्चित करते हैं। एक तो ये प्रयास करते हैं, एक टेक्नोलॉजी का भी सहारा लेते हैं। हमारे यहाँ इसको जैसे एक डीएससी और पीएससी करके एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर रन करते हैं हम लोग। डीएससी को बोलते हैं डेमोग्राफिकली सिमिलर एंट्री, जिसमें नाम, पिता का नाम वगैरह समान है, तो सिस्टम निकाल के बताता है कि इस मतदान केंद्र में इतने नाम समान हैं या इस विधानसभा में इतने नाम सिमिलर हैं। और दूसरा जो ने बोला पीएससी, जिसको हम कहते हैं फोटोग्राफिकली सिमिलर एंट्री, जहाँ सिस्टम ये बताता है कि साहब ये दोनों फोटो एक जैसे लग रहे हैं, तो आप इसको चेक कर लीजिए। तो एक वो हमें मदद मिलती है सिस्टम से। फिर उन नामों को और उन फोटोग्राफ्स के जो हैं हम लोग बीएलओ से चेक कराते हैं, और जहाँ भी ऐसा मिलता है उसको सुधारने की कार्रवाई। तो मुझे लगा कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। आसान भी हुई हैं और कॉन्स्टेंटली इसको मॉनिटर किया गया, और ये भी किया गया कि मतलब ये सिर्फ कागज़ पे ना हो कि हमने सुधार कर दिया। बीएलओ के लिए या नीचे से सर्टिफिकेट ले लेना कि हमने सारे सिमिलर एंट्रीज वाले हटा दिए या सारे फोटोग्राफ्स ने रिप्लेस कर दिए, तो उसको हम लोग वेरिफिकेशन भी करवाते थे बार बार सीनियर ऑफिसर्स की टीम बना करके, ताकि हमारी जो मतदाता सूची है, जो वोटर लिस्ट है, वो इस पूरे प्रोसेस का आधार है, जो इलेक्शन प्रोसेस का। तो हमारी वोटर लिस्ट जो है वो बिल्कुल प्योर रहे, उसमें कोई फॉल्ट नहीं रहे, दूषित नहीं रहे, इस पर बहुत ध्यान दिया हम लोगों ने। साथ ही साथ ऐसा ध्यान अब पॉलिटिकल पार्टी भी दे रही हैं। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी भी एकदम बूथ स्तर तक अपना, खासकर बीजेपी ने जिस तरीके से अपना पूरा सिस्टम बनाया है, ऐप के थ्रू, पोलिंग बूथ के थ्रू, तो इसको आप किस रूप में लेते हो आप? अच्छी बात है। मतलब हम लोग भी जब ये प्रोसेस करते हैं, और इट्स अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, लगातार करते हैं, तो हमारे जो बीएलओ हैं, बूथ लेवल ऑफिसर्स, ठीक इन्हीं तरह के काउंटर पार्ट कह दें या बीएलए होते हैं, बूथ लेवल एजेंट। तो हम तो पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हर बूथ लेवल पे हर पॉलिटिकल पार्टी अपने एजेंट बनाए, हमें उनकी सूची दे, हमारा बीएलओ उनके साथ काम करे, ताकि पर्पस हम सबका एक है कि जो एलिजिबल वोटर है, 18 साल से ऊपर का ऐसा व्यक्ति जो वहाँ रह रहा है, उसका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाए। ऐसा व्यक्ति जो वहाँ नहीं रह रहा है या जिसकी मृत्यु हो गई, उसका नाम हट जाए।
एक ही व्यक्ति के रिपीट नाम ना हो, डुप्लीकेट वोटर ना हो, डेड वोटर्स के नाम नहीं हो, जिसको हम ASD बोलते हैं, एब्सेंट वोटर, शिफ्टेड वोटर और डेड वोटर। तो इनको हटा ना हो मतदाता सूची में, मतदाता सूची हमारी प्योर रहे। इसमें हम तो पॉलिटिकल पार्टी का सहयोग हमेशा लेते हैं एंड इट्स हाईली वेलकम अगर वो हमें आगे आके सहयोग, हम तो इसलिए शेयर करते हैं उनके साथ लिस्ट। जिस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ड्राफ्ट पब्लिकेशन भी और फाइनल पब्लिकेशन भी हर जिले में हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ, सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी हम लोग राज्य स्तर पर भी देते हैं और हर जगह कलेक्टर्स उनको देते हैं कि आप भी देखिए कि कौन से मतदाता हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि इसमें कोई मतदाता गलत है तो आप बताइए कि ये गलत है, उसकी आपत्ति आप करिए। आपको लगता है कि इसमें फला का नाम छूट गया है तो आप बताइए। तो ये हम लोग लगातार, पर्पस एक है, एक ही है बिल्कुल सर, पर्पस एक है। दोनों का मकसद अब ये हो गया पॉलिटिकल पार्टी का और चुनाव का कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर टर्नआउट बढ़ाना। इस बार जो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव हुए तो शुरुआती 2 चरणों में बहुत कम वोटिंग टर्नआउट हुआ, तो उसको आप लोगों ने कैसे लिया? क्या ये उम्मीद थी कि शुरुआती वो में ऐसा कम वोटर टर्नआउट होगा, वोटिंग प्रतिशत कम होगा? नहीं, ऑनेस्टली ऐसी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि लोकसभा के ठीक पहले हमारे विधानसभा चुनाव हुए थे नवंबर में, 17 नवंबर को हुए थे। विधानसभा में 2018 की तुलना में हमारा वोटिंग परसेंटेज 2% से ज़्यादा बढ़ा था। हमारी वोटिंग परसेंटेज स्टेट की काफ़ी अच्छी थी, 78% थी। लोकसभा की हमारी पिछली बार की वोटिंग परसेंटेज 71% थी 2019 की। हमें उम्मीद थी कि हम 71 से थोड़ा सा, जैसे विधानसभा में 2% ज़्यादा था, तो हम बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले 2 चरणों में वोटिंग कम हुई, थर्ड फोर्थ में ठीक हुई, लेकिन ओवरऑल अगर हम चारों चरणों का जब हम एवरेज देखते हैं तो हमारी वोटिंग 4% के आसपास कम हुई है अगर हम इसकी तुलना करते हैं अपने पिछले लोकसभा चुनाव से। कारण जो भी रहे हो, मौसम भी हो सकता है, शादियां भी थीं और भी कई सारे कारण, इसलिए ये एट्रीब्यूट करना कि कोई एक विशेष कारण था जिसके कारण वोटिंग कम हुई, ये कहना कठिन है। बट फैक्ट ये है कि वोटिंग कम हुई, 4% के आसपास हमारा वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। और ये सिर्फ स्टेट का नहीं हुआ, अन्य राज्यों में भी, कई जगहों पे अन्य राज्यों में भी देखा गया कि वोटिंग परसेंटेज। इस बात को लेकर सर बड़ी एक आलोचना भी की जा रही है, लोग सवाल भी उठा रहे हैं कि जिस तरीके से इस भीषण गर्मी में चुनाव हुए और खासकर बाद के फेजेस में तो उत्तर प्रदेश और बिहार में कई मतदान कर्मियों की जान भी गई गर्मी के चलते, लू स्ट्रोक के चलते, तो आपको लगता है कि ऐसे माने मौसम को भी देखना चाहिए चुनाव को, तारीख तय करते हैं तो पहले? जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की काउंटिंग के साथ एक दिन पहले, तो उसमें उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा था कि इसको गर्मी को देखते हुए इसको थोड़ा सा इसमें ये करना चाहिए। तो मेरे समझ से गर्मी थी, इसको अनडिनाइबल फैक्ट है कि गर्मी थी, काउंटिंग के दिन भी काफ़ी गर्मी थी। तो नेचुरली हम सभी का मानना है कि ये बेहतर होगा अगर हम लोग इसको थोड़ा सा मौसम का ध्यान रखा जाए चुनाव के दौरान। एक चीज़ का और ध्यान रखने की बात चली थी कि जिस तरीके से बहुत ये जो 4 चरण थे, तो सर मध्य प्रदेश के 4 चरणों में सबसे चैलेंजिंग चरण आपको कौन सा लगा, कौन सा फेज़ आपको लगा कि बड़ा डिफिकल्ट था? देखिए, सारे फेजेस इक्वली चैलेंजिंग थे या इक्वली इम्पॉर्टेंट थे, जो भी शब्द आप उपयोग करना चाहें। कानून व्यवस्था की दृष्टि से मैं कहूँगा कि जो हमारा भिंड मुरैना ग्वालियर का जो क्षेत्र था, ग्वालियर संभाग, चंबल संभाग जो था, वो थर्ड फेज़ में था। उसको लेकर के हम वो एक चुनौती थी, क्योंकि जो एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है उस क्षेत्र की, तो कई बार जो कौन कंटेस्ट करता है इसके कारण चुनाव संवेदनशील होते हैं कई स्थानों पे, वो तो एक फैक्टर रहता ही है। लेकिन स्थान की अपनी जो एक विशेषता है या जो बन गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मैं नहीं कहता हूँ कि वो बड़े हिंसक इलाके हैं, बट एक ऐसा माहौल बना हुआ है। लेकिन अच्छी बात ये रही कि वहाँ भी लोगों ने उसी गरिमा का कह लें या उसी सहनशीलता का परिचय दिया और उसी शांतिपूर्वक तरीके से वहाँ भी मतदान हुआ। तो इसके लिए पहले से आपने कोई रणनीति बनाई थी क्या? जैसे हम लोग ने देखा कि मुरैना में सारे जो उम्मीदवार थे उनको थाने में बिठा लिया, किसी एक जगह इकट्ठा कर लिया था, ये पहले सोचा था? ये हमेशा से होता रहा है। ये मुरैना में विधानसभा में ऐसा हुआ था और इसके पहले के चुनाव में भी ऐसा होता रहा है। तो उस प्रक्रिया का पालन किया गया और धन्यवाद जो कैंडिडेट्स को भी कि उन्होंने भी सहयोग किया इस चीज़ के लिए कि चूँकि सब लोग चाहते हैं, जो राजनीतिक दलों के लोग हैं, कोई ये नहीं चाहता कि कोई हिंसा हो या कोई वायलेंस हो या इस तरह की घटनाएं हों। तो उससे फ़ायदा ये ज़रूर होता है कि कई बार अपने प्रतिनिधि को देख करके, नेता को देख करके, कैंडिडेट को देख करके कई बार समर्थक थोड़ा सा
अति उत्साह में कुछ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं। तो ये सहयोग के लिए मैं उनका आभारी भी हूँ। और जो हम लोगों ने तैयारियां करी थी, जैसे बैठकें करना, पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था करना, संवेदनशील मतदान केंद्रों की पहचान करना, लोगों से संपर्क करना, लोगों को बताना, प्लस जो पुलिस की अपनी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई होती है, जो आर्म्स हम लोग वहाँ डिपॉजिट कराते हैं, लोगों में एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना कि हम बहुत वेरी सीरियस, और अगर कुछ भी गलत होगा तो हम इसको लाइटली नहीं लेंगे। तो एक इन सभी चीज़ों का एक प्रभाव रहा, सम्मिलित प्रभाव कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव उन इलाकों में जहाँ पे नॉर्मली एक हिस्ट्री होती है वायलेंस की, पोल वायलेंस की, वो बिल्कुल नहीं हुई, ज़ीरो वायलेंस रहा पूरे स्टेट में। नहीं सर, इसके लिए तो आप और आपकी पूरी टीम बहुत बधाई की बात है कि थैंक यू। उन इलाकों में भी वायलेंस नहीं होने दिया गया जो इसके लिए जाने जाते हैं। सभी ने मेहनत की, सभी का, जनता का सहयोग रहा, कैंडिडेट्स का सहयोग रहा, और जो इलेक्शन मशीनरी रही वो काफ़ी विजिलेंट रही, स्ट्रिक्ट रही, उन्होंने मेहनत की। एक सवाल और सब बार बार उठता है, चूँकि आप चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, तो ये जो ईवीएम पे बार बार सवाल उठते रहे कि ईवीएम हैक हो जाती है या ईवीएम में टेम्पर्ड हो जाती है, तो एज ए ऑफिसर, हालांकि आप लोग खंडन तो करते हैं, मगर एक आम आदमी को कैसे समझाएंगे कि ईवीएम फुल प्रूफ सिस्टम है? देखिए, ईवीएम 100% फुल प्रूफ है, मैं कह सकता हूँ। और अब तो कई बार, कई अवसरों पे पहले भी चुनाव आयोग, भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में भी इस पे कई बार पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी उन्होंने समक्ष में कहा कि आइए हैक करके दिखाइए, और ऐसा कुछ हुआ नहीं। कई सारी याचिकाएं भी सुप्रीम कोर्ट में लगीं, और सभी तर्कों को सुनने के बाद और उसको देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी जब कई जजमेंट्स में कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो समय समय पर जो परिणाम आते हैं, अभी भी जो परिणाम आया है, तो ये भी अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि ऐसा कुछ नहीं है। अनावश्यक हम ईवीएम को दोष देते हैं कई बार। एक तो टेक्निकली भी जो मशीन है वो स्टैंड अलोन यूनिट है, उस टेक्निकली इस मशीन से कोई छेड़छाड़ संभव नहीं है, इसमें कोई इंटरनेट और तमाम उस तरह की चीज़ें नहीं। ये जो इमरजेंसी के लिए एक्स्ट्रा मशीनें होती हैं, लोग कहते हैं कि उनको भी अंदर बाहर हो जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कतई नहीं होता। मैं कह रहा था, एक तो टेक्निकली मशीन में स्टैंड अलोन यूनिट है, कहीं कोई इसमें इंटरफेस नहीं है बाहर का, टैंपरिंग नहीं हो सकती। जरा भी कोई छेड़छाड़ की कोशिश अगर इस मशीन से की जाती है तो मशीन ऑटोमेटिकली अपने फैक्ट्री मोड में चली जाती है, वो फिर वो एक तरह से किसी काम की नहीं रहती। इसके अलावा जो प्रोसीजरल चेक हैं, जो प्रोसीजर्स हैं, वो इतने चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। मशीन जब अपने जहाँ ये बनती है, जो PSUs हैं बेंगलोर में और हैदराबाद में, वहाँ से जब से मशीन निकलती है किसी राज्य के लिए, तब से वो GPS, उन गाड़ियों में GPS होता है, मशीन का मूवमेंट ट्रैक होता है, सबकी लॉग मेंटेन होती है। और जहाँ भी जाती है मशीन, चाहे वो भोपाल में आ रही हो या किसी ज़िले में जा रही हो, एक एक गतिविधि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को बताते हैं। जब वो वेयर हाउस में मशीन रखी जाती है, स्ट्रॉन्ग रूम में जाती है, जब भी वेयर हाउस खुलता है, ट्रेनिंग के लिए मशीनें निकालते हैं। इवन जब हम प्रचार प्रसार कर रहे थे जो वीडियो के जागरूकता वाहनों से, उसकी लिस्ट भी हम कौन कौन सी मशीन हमारे, जब चुनाव घोषणा, मैंने चुनाव बहुत दूर थे, हम गांव में मशीन का प्रचार कर रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे, एडुकेट करते हैं, वो लिस्ट भी हम पॉलिटिकल पार्टी को देते हैं, मशीन का नंबर देते हैं, रूट्स बताते हैं उनको। तो हर लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी ऑन बोर्ड रहती है, उनकी सहभागिता होती है मशीन के मूवमेंट को लेकर के। सर ये बताइए, ये जो चुनाव पार्टियाँ जो ये जो आपके सेंटर्स होते हैं जहाँ पे मशीन रखी होती हैं, वहाँ की जो वो पहरेदारी करने लगते हैं, उस सब के बारे में क्या कहें? क्या इसकी ज़रूरत होती है क्या? नहीं, ठीक है, मतलब ट्रांसपेरेंसी के लिए एक विकल्प दिया हुआ है। जब पोल्ड EVM, जैसे अभी चुनाव 4 चरणों में हो गए और उसके बाद मशीनें स्ट्रॉन्ग रूम में चली जाती हैं, अपने अपने चरण जैसे चुनाव ख़त्म होते हैं, तो ये विकल्प पॉलिटिकल पार्टी के पास है कि यदि वो चाहें तो उनके प्रतिनिधि स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर देख सकते हैं, बैठ सकते हैं। अगर 24 घंटे बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। वो जो लाइट चली जाती है फिर वो हंगामा करते हैं, और उसकी जो बैठने की व्यवस्था है वो हम लोग करते हैं, टेंट वगैरह लगाते हैं, लोग सोते भी हैं। हाँ। वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन लगाते हैं, राज्य अपने घर कॉस्ट पे हम लोग लगाते हैं। और स्ट्रॉन्ग रूम के जो बंद दरवाजे, जिसमें डबल लॉक लगा होता है, जिस पे सिग्नेचर भी कैंडिडेट के, उनके एजेंट्स के होते हैं, सेंट्रल फोर्सेस की सुरक्षा में रहते हैं वो, कहीं ITBP है, कहीं BSF है, कहीं CRPF है। तो जो CCTV कैमरे लगे होते हैं, वो उसकी फीड आप स्क्रीन पे देखते रहते हैं लगातार।